हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन में खुजली की एक और बीमारी के बारे में। वो एक सेपरेट एंटाइटी है, अलग बीमारी है। एलर्जी नहीं कहते उसको, स्किन एलर्जी नहीं है, खुजली की बीमारी है जिसको स्केबीज कहा जाता है। तो इस खुजली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और वीडियो बनाने के पीछे जो कारण है वो भी यही है कि इसको आसानी से पहचाना जा सकता है और इसका इलाज भी बहुत आसान होता है। तो इस वजह से आप एक गलत इलाज में जाने से बचें, उसी की वजह से ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उनसे आपको स्किन की डिजीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारा इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी बीमारी को समझें, उसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको भी समझें, उनके डायग्नोसिस में किसी तरह के कोई टेस्ट का रोल है या नहीं है वो चीज़ आप समझें, ताकि आपको एक सटीक सलाह की मदद से आपका एक तो टाइम वेस्ट ना हो और आपका मनी वेस्ट ना हो। हमारे इन वीडियोस का पर्पस डॉक्टर की कंसल्टेशन को रिप्लेस करना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ एक दो वीडियोस में कमेंट आया था कि अगर हमें डॉक्टर के पास ही जाना है तो आपका वीडियो क्यों देखें। तो मैं बहुत खुश हूँ अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर ये रियलाइज भी हो रहा है कि हाँ, डॉक्टर के पास जाना है। तो इतना ही पर्पज़ है हमारा कि आप बीमारी को समझ के एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँच जाएं। ये वीडियोस आपके इन्फॉर्मेशन को जस्ट एक बूस्ट देने के लिए है कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसके बीज के बारे में। इसके बीज को अपन सिंपल भाषा में कुछ नाम नहीं है ऐसा कुछ अपना इसका, पर इसको कह सकते हैं कि ये एक नाइट इचिंग वाली प्रॉब्लम होती है, रात में चलने वाली खुजली होती है स्पेशली, इसको जिस नाम से जाना जाता है। और बारीक बारीक से इसमें दाने होते हैं, रात में स्पेशली ज़्यादा चलती है खुजली और एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलती है। ये इसके तीन मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो होने का कारण क्या है इसके बीच एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन वाली डिजीज है, यानी एक माइट होती है, या मैं उसको कह सकता हूँ कि जूं जैसी चीज़ होती है, और वो आपकी बॉडी में स्किन में एंटर करती है बाहर से, और उसकी वजह से वो जब स्किन में अपना असर दिखाने लगती है तो उसकी वजह से खुजली चलती है, उन जगह पे दाने बन सकते हैं और ये एक से दूसरे में संक्रमण यानी कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में फैलती है। इसको ट्रीट करने के लिए भी उसी तरह की दवाइयाँ चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए। तो इसके बीच होने के पीछे एक वाइट ब्राउन कलर का 8 लेग्ड, जिसकी 8 टांगे होती हैं, एक माइट होती है जिसका नाम है सर्कोप्टेस स्केबाइज। इसको अपनी बॉडी में कूलर एनवायरनमेंट्स ज़्यादा पसंद है। ये अपने स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसके नीचे ट्रैवल करती है, अपना घर बनाती है, अपने अंडे देती है, और एक बार आपको लगने के बाद उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद में इसके सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। आपकी बॉडी से अलग होने के बाद भी 24 से 48 घंटे ये जिंदा रह सकती है, यानी वहाँ से दूसरे किसी को लग सकती है। यानी आपने कोई टॉवल यूज़ किया या आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया, उसमें ये ऐसा ट्रांसफ़र हो गई और उसको किसी और ने यूज़ कर लिया 24 से 48 घंटे में, तो उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। और जैसे जैसे अंडे देती जाती है उसके बाद में जो अंडों से नए माइट बनते हैं, उसकी वजह से बीमारी का जो लेवल है, जो सीवियरिटी है, वो इंक्रीज होता जाता है टाइम के साथ। किन में ज़्यादा होती है? ये बच्चों में भी हो सकती है, किशोर अवस्था में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ओवर क्राउडेड प्लेसेस हों, पुअर हाइजेनिक हों, या आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, यानी जहाँ पर एक ही कमरे में बहुत लोग रह रहे हैं, या हाइजीन का पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें आपस में यूज कर रहे हैं, या फिर आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री मतलब आप बार बार अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं। कई बार आपका जो स्टे है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, जहाँ पर भी जिस भी होटल में आप रुक रहे हैं वहाँ के जो बेड मेट्रेसेस हैं या बेड शीट्स हैं, टॉवल हैं, वो पूरी तरह क्लीन नहीं है, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आपको लग सकता है। क्लोज फैमिली रिलेटिव को हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उनसे भी लग सकता है। एक तरह का इन्फेस्टेशन है जो एक से दूसरे में, जैसे जुएं एक से दूसरे में लग जाती है। यानी अगर आप जुएं जैसे बच्चों में होती है, और बच्चों के लिए कहा जाता है कि स्कूल में अगर 1-2 दिन भी किसी जूं वाले बच्चे के साथ में अगर दूसरा बच्चा बैठ जाता है
तो अगर 2-3 दिन भी अगर क्लोज कांटेक्ट होता है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव ही कोई स्कैबिज हो गया है और आप उसके एक ही घर में रहते हैं, तो वहाँ से बहुत जल्दी बाकी सारे घर वालों में फैलने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, कारणों में एक आपके पेट से या एनिमल से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो पेट और एनिमल में या डॉग्स में, कैट में जो माइट मिलती है इसके बीच की, वो अपने बॉडी के अंदर रेप्लिकेट यानी अंडे नहीं दे सकती, बढ़ नहीं सकती संख्या में। तो कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण में खुजली, दाने, लाल छोटे दाने बनते हैं इसमें, और कभी कभार जब ऊपर से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लाल दाने पक्के पीले दानों में बदल सकते हैं। कभी कभार बड़े निशान बन सकते हैं जिसमें पपड़ी भी आ सकती है, वो सीवियर इसके बीच का निशानी होता है। अब खुजली की क्या खासियत है? जो खुजली होती है वो शाम को और रात को ज़्यादा चलती है। दिन में आपको बेटर लगेगा या आपको पता भी नहीं चलेगा, शाम को रात को ज़्यादा चलेगी। दूसरा, दानों के लिए जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे लाल दाने होते हैं, अलग अलग होते हैं, कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते। स्किन की एलर्जियों में जैसा हमने बताया हमारे वीडियो में कि वहाँ पर तो पास पास हो सकते हैं, मिलके बड़ा निशान भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो दाने हैं वो इंडिविजुअल दाने लगेंगे। जो पेशेंट है वो हमको आकर बोलता है कि सर मच्छर खाने जैसे दाने हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल लाल दाने होते हैं। और वो दाने जनरली या तो ठोस होते हैं या कभी कभार उनमें ऊपर टॉप पे पानी दिख सकता है, पानी जैसा फ्लूइड दिख सकता है। पेशेंट जब उनको खुजली कर लेता है तो उसके ऊपर से वो या तो खरोंचे हुए दिखते हैं हमको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्लिनिक में, या फिर ऊपर एक हल्का सा लाल पपड़ी आया हुआ होता है उनके ऊपर। लक्षणों में एक और लक्षण होता है कि दानों के साथ में कई बार जो माइट है जो ट्रेवल कर रही है एंट्री करने के बाद अपने स्किन से अंदर जो एंट्री करती है तो एक टनल बनाती जाती है, बरो बनाती जाती है, तो वो बरो साइन या टनल साइन भी प्रेजेंट हो सकता है। वो जनरली वेब स्पेस के आसपास हो गया, नाभि के आसपास हो गया, इन जगह पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब तीसरी बात करते हैं लोकेशन की, किन किन जगह पर खुजली ज़्यादा होती है, दाने ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर, जनरली ये पेशाब की जगह के आसपास से स्टार्ट होते हैं, जेनाइटल जगह से, उसमें पेनिस, स्क्रोटल एरिया हो गया, फीमेल में वेजाइनल एरिया हो गया, इन जगह से ज़्यादा स्टार्ट होता है। उसके बाद में फिर थाइस पे फैल सकता है, बटक्स पे फैल सकता है, ये तो ये जगह हो गई। इसके अलावा अपने जो फिंगर वेब स्पेसेज होती हैं, अंगुलियों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर ही खुजली हो सकती है। बाकी जो दूसरे बॉडी फोल्ड्स आ गए, कोहनी के आसपास वाला बॉडी फोल्ड आ गया या अंडर आर्म हो गया, यहाँ पर हो सकता है। तीसरा, अम्बलाइकस यानी नाभि के अंदर हो सकता है। तो ये 3 जगह स्पेशली ऐसी हैं, मतलब ग्रोइन एरिया, जेनिटल एरिया, फिंगर वेब स्पेसेस और अम्बलाइकस। अगर इन तीनों जगह पर आपको दानों के साथ खुजली है तो मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोसिस है, जो बीमारी है, वो इसके बीच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इन तीनों जगह के साथ में अगर रात में खुजली ज़्यादा चलती है, ये अगर साथ में कंबाइंड है तो ये कंफर्म कर देता है डायग्नोसिस को। अब इसमें से जो दाने होते हैं वो कभी कभार पेशाब वाली जगह पे जो दाने हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, नोड्यूलर इसके बीच जिसको हम कहते हैं, बड़े मोटी गांठें भी बन सकती है और उनको ठीक होने में उतना ही समय लगता है। जो सीवियर इसके बीज होती हैं, जिसको नॉर्वेगियन इसके बीज भी बोलते हैं, उसमें फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होना, पूरी बॉडी पे भर जाना और पपड़ी आ जाना, पूरे खरोंच जैसे निशान रहना। तो सीवियर इसके भी जनरली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो या तो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम को, ध्यान नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं लेते, गलत ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर खुजली समझ के स्टेरॉइड इंजेक्शन खाते रहते हैं, स्टेरॉइड गोलियां खाते रहते हैं, उसकी वजह से उसको बढ़ावा मिलता है। या फिर किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो, यानी HIV एड्स जैसे पेशेंट हो गए, या कोई बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड बैड स्टे पे चल रहा हो, बेड रिडन पेशेंट हो किसी वजह से, मतलब मोबाइल नहीं हो पेशेंट, तो उसकी वजह से भी फिर ये इसके बीच सीवियर फॉर्म ले सकती है। तो डायग्नोसिस में जनरली डॉक्टर इसको देखकर पहचानते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो बरो होती है, जो टनल बनाई उसने, उसको कुरेद कर वहाँ से डर्मोस्कोपी की हेल्प से या स्क्रैपिंग करके वहाँ से फिर माइक्रोस्कोप में देख के पता लगाया जाता है, वो टेस्ट किया जा सकता है। कभी कभार बहुत रेयरली स्किन बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है और स्किन बायोप्सी में भी फिर एग्स दिख सकते हैं, माइट दिख सकती है, तो वो चीज़ लेकिन बहुत रेयरली काम में ली जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में ये इंसेक्ट है, पैरासाइट है, जो भी ट्रीटमेंट काम में आएगा वो इंसेक्टिसाइड होगा। इंसेक्टिसाइड्स में अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जिसमें BSC है, परमेथ्रिन है, मेलाथियोन है, और भी और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। एक आइवरमेक्टिन टैबलेट है, वो काम में आती है।
तो ये डिपेंड करता है अपने डॉक्टर की चॉइस पर कि वो किस तरह के इंसेक्टिसाइड को प्रीफर करता है। कभी कभार जैसे प्रेग्नेंट फीमेल में BST कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बच्चों में भी जनरली नहीं देते हैं, तो वहाँ पर उसको नहीं यूज लिया जाता है। तो वो डॉक्टर सेलेक्ट करता है कि इंसेक्टिसाइड को कौन सा आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसको लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है। अगर आप बड़े हैं तो बड़े आदमी में वो गर्दन से नीचे लगाना होता है पूरे शरीर पर, कोई जगह छोड़नी नहीं होती शरीर की, और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि 20 से 30 ग्राम आपको एक बार में यूज करना है एडल्ट पर्सन को। तो वो गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर, स्पेशली वो एरिया जहाँ पर इसके बीच का जोर सबसे ज़्यादा रहता है, यानी अपनी अंगुलियों के बीच में, पेशाब की जगह के आसपास, नाभि के आसपास, अंडर आर्म्स में, इन जगह पर बहुत अच्छे से लगानी होती है। जो लगाने का टाइम है वो स्पेशली नाइट का होता है। नहाने के बाद लगाने के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो उसकी टनल्स हैं, बरोज हैं, वो थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं। उसके बाद लगाया आपने, लगाने के बाद हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको हैंड भी वॉश नहीं करना, क्योंकि आपने जो दवाई लगाई वो आपके नेल्स में फंसी हुई रहती है। तो आप जब खुजली करते हैं तो नेल्स में भी कुछ एग्स एंट्रैप हो सकते हैं, तो वहाँ तक भी दवाई पहुँचे। तो आप हैंड वॉश ना करें, कोई और काम ना करें, ताकि दवाई इधर उधर साफ ना हो जाए। तो ये आपको लगा के सोना होता है। सुबह उठते सबसे पहला काम नहाना धोना होता है। आपकी जो भी बिलोंगिंग्स थी जो आप पिछले काम में ले रहे थे, उन सबको धूप लगाना होता है। धुलने वाली धुलती हैं, धूप लगने वाली उसमें धूप लगती हैं। सारा का सारा प्रोसीजर हम हर पेशेंट को इसके बीच में समझा कर भेजते हैं। फिर भी कई बार पेशेंट्स बहुत गलती भी कर देता है। जो 30 ग्राम की ट्यूब हमने बोली, वो 30 ग्राम की ट्यूब एक बार में ख़त्म करनी होती है, लेकिन वो रोज़ लगाता रहता है उसको। वो केवल दानों दानों पे लगाता रहता है, पूरे शरीर पे लेप नहीं करता है। कई बार ये भी गलती होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो 30 ग्राम की जो क्रीम आती है या पूरा जो लोशन का बोतल आता है, वो एक ही बार में पूरा खत्म करना होता है, बचाना नहीं होता उसमें से। बचाने से क्या होता है कि इस बार भी पूरा नहीं लगा, अगली बार अगर आप बचा के आप दूसरी बार लगाओगे तो उस टाइम पे भी वो कम पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंगल एप्लीकेशन होती है एक नॉर्मल इसके बीच वाले पेशेंट्स में सफिशिएंट होती है, ठीक हो जाती है इसके साथ में। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, पुराना है और फैमिली रिलेटिव साथ में इफेक्टेड हैं, तो वो साइकिल चलता रहता है। तो हमें इस केस में फिर ये 7 से 10 दिन के बीच में वापस रिपीट करवानी होती है, दोबारा से इसको रिपीट करना होता है। इसी साथ में आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, थ्योरेटिकली साइंस ये कहती है कि जितने भी मेंबर हैं उन सबको इलाज लेना है, चाहे उनको इसके बीच हो या ना हो। लेकिन फिर भी हम ठीक है, क्योंकि फिर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस वजह से एटलीस्ट जिनको सिम्टम है, जिनको लक्षण है, अब उस लक्षण में आपको फिर खुजली के मतलब दाने बनने का वेट नहीं करना है। अगर आपको शाम के समय, रात के समय थोड़ी भी खुजली चलती है, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को पूछना होता है। और लोग इसमें एक और ये प्रॉब्लम आती है कि लोग बताते नहीं है, क्योंकि ये पेशाब की जगह के आसपास से स्टार्ट होता है, तो लोग जल्दी से शेयर नहीं करते। तो आपको आगे से पूछना होता है कि भाई घर में किस किस को रात के समय खुजली चलती है। तो जो भी मेंबर्स हैं उनको सबको इलाज करवाना होता है। वही सेम जो क्रीम आपको डॉक्टर ने लिखी है, अगर आप डॉक्टर को बताएंगे कि मेरे घर में 4 और घर वालों को खुजली हो रही है, 2 और घर वालों को खुजली हो रही है, तो वो उतनी एक्स्ट्रा क्रीम आपको मेंशन कर देते हैं। तो आपको वो एक साथ ट्रीटमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया, 2 दिन बाद आपका भाई कर रहा है, 3 दिन बाद आपकी वाइफ कर रही है, वो नहीं करना है। उसमें फिर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है। वो आपको आज आपके परिवार में अगर 5 सदस्य को इसके बीच हो रखा है, तो 5 सदस्य को आज के आज ट्रीटमेंट करना है। ये बेस्ट तरीका होता है जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन को अपने परिवार से बाहर निकालने की। इसके अलावा खाने की गोलियां, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, खाने की गोलियां काम में ली जा सकती हैं। साथ में खुजली की गोलियां, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एट्रेक्स टाइप गोलियां काम में ली जा सकती हैं। कई बार दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक क्रीम या बहुत ही कम पावर में स्टीरॉयड क्रीम के साथ एंटीबायोटिक क्रीम मिक्स करके काम में ली जा सकती है। मॉइस्चराइजर काम में लिए जा सकते हैं। जनरली जैसे मैंने बताया सिंगल एप्लीकेशन सफिशिएंट होती है, लेकिन कई बार 2 बार 3 बार ट्रीटमेंट को रिपीट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है डिजीज की सीवियरिटी के ऊपर। अब जो नोडुलर इसके बीच जो मैंने बताया कि मोटी गांठें हो जाती है, वहाँ पर फिर कुछ और ट्रीटमेंट, जैसे एक बार आपका इन्फेस्टेशन खत्म हो गया, 15 से 20 दिन में यूजुअली ये ठीक हो जाता है। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आता है वो भी किस तरह से आता है कि सबसे पहले आपके दाने खत्म होते हैं। जो भी आपने मार्क्स बना रखे थे, दाने बना रखे थे, जो भी वो खत्म होते हैं। जो खुजली है वो यूजुअली 10 से 15 दिन बाद जाकर के रेस्पॉन्ड करती है, पूरी तरह से कम हो जाएगी, आराम हो जाएगा। पूरी जो 0 होने वाली बात है, तो आपको जैसे 15 दिन में दाने खत्म हो गए, वो जो खुजली है वो उसके और 10 से 15 दिन लेती है। तो जनरली हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि हाँ 25 से 30 दिन का समय लगेगा पूरी तरह सब चीज़ें खत्म होने में। लेकिन कंप्लीटली ट्रीट होने वाली परेशानी है। वीडियो बनाने का जो पीछे कारण था वो यही था कि यहाँ पर लोग सिर्फ खुजली सोचकर इसके लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन खाने पहुंच जाते हैं और वो नेगेटिव इफेक्ट करने लग जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करके
या तो डॉक्टर के पास पहुंचना है और स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लेना है। बात कर रहे थे अपन नोडुलर स्कैबिज की। तो नोडुलर स्कैबिज में क्या होता है, जैसे ठीक हो गया, लेकिन वो जो गांठें हैं, जो मोटी दाने बने थे, वो कई बार खत्म नहीं होती हैं, 20-25 दिन में खत्म नहीं होगी। तो उन केसेज में फिर कैल्शियम इनहिबिटर वाली जो क्रीम्स आती हैं डॉक्टर वो यूज कर सकते हैं। कई कबार स्टेरॉइड क्रीम्स यूज कर सकते हैं। खाने वाला स्टेरॉइड भी दे सकते हैं बाद में, जब अगर वो मोटी गांठें खत्म नहीं हो रही है तो, क्योंकि वो वहां से एक इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन उस कीटाणु ने जो स्किन को जो ट्रोमा पहुंचाया, उसकी वजह से जो गांठ बन गई, उस गांठ को रिजॉल्व करने के लिए अपने को एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस चाहिए, तो उसमें फिर ये काम में ली जाती है। अब इन चीज़ों से 10 में से 9 मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है जैसे इन क्रीम्स को हटा लिया या टैबलेट हटा ली, तो ये वापस से वही सिमिलर गांठ हल्की सी भी इच करने पर या स्क्रैच करने पर या उसको मसल देने पे वो दोबारा फिर से वापस मोटी हो जाती है। तो आपको वो सब नहीं करना है, उस गांठ को आपको छेड़ना नहीं है। वो एक तरह से छेड़ने वाली बात होगी। अगर आप उसको बार बार छेड़ते जाएंगे तो उसमें दोबारा बार मोटाई आती जाएगी, तो वो नहीं करना है आपको। तो फिर उन रेयर केसेज में फिर उस गांठ के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, बहुत रेयरली होता है ऐसा। तो दोस्तों, सिंपल सी बीमारी, सिंपल सा इसका पहचानने का तरीका कि रात के समय की खुजली, पेशाब की जगह के आसपास, नाभि, अंडर आर्म्स में और अंगुलियों के बीच में छोटे बारीक दाने होना, खुजली चलना, और वो भी रात के समय ज़्यादा चलना, परिवार में एक से दूसरे सदस्य में फैलने की हिस्ट्री प्रेजेंट होना, ये इसको पहचानने के तरीके होते हैं। जो ट्रीटमेंट है हार्डली 15 से 20 दिन का ट्रीटमेंट है, और सिंगल और मैक्सिमम 2 प्रिपरेशन में ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो कभी भी सिर्फ खुजली सोचकर खुजली के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लेना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए इस सिंपल से बीमारी के बारे में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या इंजेक्शन या क्या दवाई नहीं करनी है अपने लेवल पर, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।